हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब फैमिली में। तो दोस्तों, आज से अपना मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की फ्री फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी पहली वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने आपको कल बता दिया था कि 8 बजे के लगभग आपके लिए वीडियो आएगी, लेकिन नेट और लाइट की वजह से वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का फ्री फाउंडेशन बैच, जो कि मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। और आप, मैं जो भी पढ़ाऊँ उसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो ठीक पढ़ाया है। और इसको अपने दोस्तों को, इनको और जो भी आपके जानने पहचानने वाले उनको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरा मोटिवेशन यही है। मैं आपसे कुछ पैसे मांग नहीं रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। और जहाँ भी पैसे दे के पढ़ रहे हैं आप लोग, उसको मैच कर लेना, मेरे वाले कंटेंट को मैच कर लेना, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज से अपन शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वो आज से अपन शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को लेकर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से मतलब ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत वो चीजें आएंगी या वो पॉइंट आएंगे जिन्हें हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले ये जानेंगे कि जो मध्य प्रदेश जो बना है, इसको बनने का मेन कारण क्या रहा। तो मध्य प्रदेश को दोस्तों बनने का मेन कारण ये रहा कि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित हुए। और जब भारत के बीचों बीच स्थित है, तो भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण इस जो मध्य में हुआ, कोई भी ऐसे मानो कि ये कोई लाइन है, अब इसके लाइन में यहाँ पे कोई चीज मध्य में है बिल्कुल, तो आदमी बोलेगा कि भाई ये मध्य में है, तो ये मध्य जब बीचों बीच स्थित है तो इसको मध्य में बोला जाएगा। इसी कारण मध्य प्रदेश भारत के लमसम मध्य में ही स्थित है। ठीक, तो ये मध्य में स्थित है, इसी कारण इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। ठीक, तो मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश पड़ने का मेन कारण है कि मध्य प्रदेश इंडिया के मध्य में स्थित है। इसका नाम जो पड़ा था, इसका जो नाम दिया गया था, वो भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका वर्तमान नामकरण तात्कालिक या तत्कालीन, हाँ जो भी आप समझ जाओ, तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक, नोट, इसका मध्य प्रदेश नाम पड़ने का मेन कारण ये भारत के मध्य में स्थित है। ठीक है ना, नोट। इसका नाम मध्य प्रदेश रखा, मध्य प्रदेश रखा जाने का मुख्य कारण इसकी उपस्थिति
इसकी अवस्थिति, अवस्थिति यानी जो ये भारत के मानचित्र में स्थित है। अवस्थिति भारत के मध्य में होने के कारण, यानी आपको मैंने 2 पॉइंट पढ़ा है। इसका नाम जो वर्तमान है मध्य प्रदेश, वो भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। इसका नाम मध्य प्रदेश रखा जाने का मुख्य कारण इसकी अवस्थिति भारत के मध्य में होने के कारण है। ठीक है ना? ओके। अब आपको मैं ये बताता हूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों आपको याद करने का भी तरीका बता रहा हूं, 30 82 52। आप उसको 3,08,252 करोगे, आप जिंदगी में गलत कर जाओगे। ठीक, क्वेश्चन को जिंदगी में कभी याद नहीं कर सकते, तो इसका शॉर्ट फॉर्म यही है 30 82 52। ठीक, लेकिन इसका जो पहले जो था, जब छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था, वो था 443 446। मैं उसको भी विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मैं जो आपको पढ़ाता जा रहा हूँ ये टू द पॉइंट। और हाँ, आपको नोट्स बनाने हैं। मेरे पास नोट्स हैं जिन्हें मैं आपको दे सकता हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन मैं दूंगा इसलिए नहीं क्योंकि पीडीएफ से इनसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। मैंने ये चीज खुद अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी की तरह मैं भी पढ़ रहा हूं। तो मैं देखता हूं कि जब जो किताब होती है, नोट सामने होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं मन से। ठीक, बाकी पीडीएफ को ये तो तमाम डली रहती है फोन में और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि जब मैं यहाँ लिखने में अगर परेशान नहीं हो रहा हूं तो आपको भी लिखने में परेशान नहीं होना है। तो ये भारत का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य, इसका क्षेत्रफल कितना है? 30 82 52। इसका वर्तमान क्षेत्रफल 30 82 52 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब आपको नोट में रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। आप जल्दी बताइए, मैं यहां लिखने वाला हूं। नोट, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान है। ठीक, अब ये तो मैंने नोट में लिख दिया। ये जो एरिया है, ये एरिया 30 52 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर ये हर चीज अपने आप में 100%, यानी भारत का जो एरिया है वो अपने आप में 100% है, तो 100% एरिया में से ये कितना प्रतिशत एरिया अपने में समाये हुए है? वो है 9.38%। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत के नौ 9.38% क्षेत्र को घेरे हुए है। सॉरी, क्षेत्र में फैला हुआ है, घेरे हुए सही नहीं लगेगा। क्षेत्रफल
में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है कि ये मध्य प्रदेश का नामकरण तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका नाम मध्य प्रदेश रखा जाने का मुख्य कारण इसकी अवस्थिति भारत के मध्य में होने के कारण है। यह भारत का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका वर्तमान क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के 9.38% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। अब आपने देखा है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, इनकी जो दिशाएं होती हैं यानी कि उप जो दिशाएं होती हैं वो होती हैं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब। ठीक है ना, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, ठीक, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो इस आधार पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश के आसपास कितने राज्य और वर्तमान में कितने राज्य लगते हैं और कितने कितने एरिया में लगते हैं। ठीक है, मैं जब लिखने में नहीं थक रहा हूं, निवेदन है मेरा आप लोग भी लिखें बस, और मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा आपको। मैं चाहूं तो आपको नोट्स दे दूं, मेरे पास सब कंप्लीट है, लेकिन मैं आपको एक भी नोट्स नहीं दूंगा। ठीक है, इसका कारण यही है कि नोट्स से कभी पढ़ाई नहीं होती। ठीक, अब दोस्तों मैं मध्य प्रदेश का मानचित्र बना रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको छोटा मानचित्र बना के यहाँ पे बताऊंगा। ठीक, इसके अंतर्गत जो राज्य हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे सर्वाधिक जिले किससे लगते हैं? यूपी से। ठीक, सर्वाधिक जिले यूपी से लगते हैं, 14 जिले और 900 किलोमीटर। सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश से, सर्वाधिक जिले सर्वाधिक जिले 14, उत्तर प्रदेश 900 किलोमीटर। ठीक, उत्तर प्रदेश 900 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी सीमा सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान 1600 किलोमीटर, 10 जिले। 1600 किलोमीटर राजस्थान, 10 जिले। ठीक, इसके अलावा गुजरात से 2 जिले। ठीक है ना, इसके अलावा गुजरात 2 जिले, 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर और 2 जिले। महाराष्ट्र से 10 जिले, 12 और 17 किलोमीटर। ठीक,
ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से 10 जिले और 1270 किलोमीटर, ठीक। महाराष्ट्र से 1270 किलोमीटर और 10 जिले, ठीक। इसके अलावा आता है छत्तीसगढ़, 7 जिले, छत्तीसगढ़ 7 जिले 400 किलोमीटर, 7 जिले 400 किलोमीटर, यानी ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दिया गया। इसके अंतर्गत आपको कि सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर, राजस्थान 10 जिले, सर्वाधिक जिले 14, उत्तर प्रदेश 900 किलोमीटर, गुजरात से 160 किलोमीटर 2 जिले, महाराष्ट्र से 1270 किलोमीटर 10 जिले, छत्तीसगढ़ से 400 किलोमीटर और 7 जिले, ठीक है। अब ये जो है ये पॉइंट, ये सबसे उत्तरी है, ये सबसे दक्षिणी है, ये सबसे पूर्वी है, वो सॉरी ये सबसे पश्चिमी है और ये सबसे पूर्वी है, ठीक। तो ये इसकी जो ये है, ठीक। तो इस पॉइंट का नाम है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इक्कीस डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जिले का नाम है बुरहानपुर, ठीक। यानी मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला, यहां पे मैं लिख देता हूं उसको ऐसे पॉइंट करके, दक्षिणी जिला, बुरहानपुर, ठीक। ये आ गया 26-30, 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये जिला है अपना मुरैना, ठीक। तो मुरैना उत्तरी जिला है, ठीक। इसके अलावा आता है पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिले के अंतर्गत है अलीराजपुर, ये 21/6/24-74-9 यहां पर है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक। इसके अंतर्गत जिला आता है अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक। ये पश्चिमी जिला, ये है 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक। इसके अंतर्गत जिला आता है सिंगरौली, ये सिंगरौली जिला आता है, ठीक। सिंगरौली जिला आता है, ये पूरा ये मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला हो गया, पूर्वी जिला, ठीक। अब आपको ये देखना है कि मध्य प्रदेश की जो अवस्थिति है अक्षांश और देशांतर के मामले में, तो उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत है और देशांतर के आधार पर पूर्वी देशांतर के अंतर्गत है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की इससे पॉइंट बनते हैं कि मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित है क्योंकि इसमें पश्चिम और पूर्व के जिले हैं वो आते हैं पूर्वी देशांतर के अंतर्गत, और उत्तरी और दक्षिणी जो जिले हैं उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक दोस्तों, ये आपको इसी तरीके से याद करने हैं। ठीक, और इसके अलावा अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि पुनर्गठन के बारे में और मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह प्रतीक चिन्ह इसके बारे में। ठीक है, अब कुछ आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मध्य में स्थित है, इसके कारण कि मध्य पृथ्वी का केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, ये क्वेश्चन बनेंगे, उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको डेली क्लास मिलेगी, बस आना है, देखना है, इसके अलावा शेयर करना है। तो मेरा मोटिवेशन यही है, बस जो आप शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, और जो कमी दिखेगी उसे आप मेरे को कमेंट में बता दोगे। मध्य प्रदेश में स्थित केंद्र बिंदु तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु है मंगलनाथ उज्जैन। ठीक, अखंड भारत का केंद्र बिंदु वैशाली बैतूल, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु वैशाली बैतूल। ठीक है, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु करौंदी ग्राम, और उसको क्या बोलते हैं, कटनी, मनोहर ग्राम। ठीक है, तो क्या बोल भूगोलिक भारत का भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु करौंदी, मनोहर ग्राम, कटनी, करौंदी, मनोहर ग्राम, कटनी। ठीक, इसके अंतर्गत है भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, ठीक है ना, वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वो विदिशा है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित केंद्र बिंदु, मध्य प्रदेश में स्थित केंद्र बिंदु है, इनका होने का, इन क्वेश्चंस का बनने का मेन कारण यह है कि मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है। तो ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वो मंगलनाथ उज्जैन है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु है वैशाली बैतूल है, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु है करौंदी मनोहर ग्राम है, मनोहर ग्राम के अंतर्गत कोई जगह है करौंदी, कटनी, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। तो ये केंद्र बिंदु से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, ये सभी भौगोलिक
परिस्थिति संबंधित अब आगे चलकर ये पूरा डिटेल में, ये पूरा डिटेल में, ये पूरा डिटेल में, ये सब कुछ डिटेल में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, सामान्य परिचय। ठीक, अब हम मध्य प्रदेश गठन के बारे में संबंधित पढ़ेंगे। ठीक, गठन सॉरी, इसको ब्लैक से लिख के फिर उसको रेड से लिखूंगा। गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अनुशंसा पर, यानी इनकी रिकमेंडेशन पर, ठीक है ना, अनुशंसा पर। ठीक, इसके अलावा अंतिम पुनर्गठन जो हुआ है, अंतिम पुनर्गठन का मतलब है कि इससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था तो उसको अपन बोलेंगे अंतिम पुनर्गठन, यानी वर्तमान स्वरूप। तो जो वो है 1 नवंबर 2000। ठीक, इसकी जो राजधानी है, राजधानी भोपाल। ये कब बनी थी? 1972 में बनी थी। नहीं, राजधानी भोपाल है, लेकिन ये जिला कब बना था? ये जिला कब बना था? ये जिला बना था 1972 में। ठीक, क्योंकि पहले ये रायसेन जिले की एक तहसील हुआ करती थी। दोस्तों, ये पॉइंट मैं भूल रहा हूं, आप तो केवल इतना ही ध्यान रखो, भोपाल मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें, इसकी राजधानी भोपाल, सॉरी सीहोर जिले की तहसील थी। सॉरी, ये सीहोर जिले की तहसील थी। राजधानी भोपाल, ये सीहोर जिले की तहसील थी, लेकिन 1972 में इसको जिला बनाया गया था। ठीक, अब राजकीय भाषा, राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक, अब ये इसके अंतर्गत ये चीज है कि गठन 1956 में, अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को, राजधानी भोपाल, राजकीय भाषा हिंदी। ठीक, अब जो राजधानी भोपाल, राजकीय भाषा हिंदी, अब इसके अंतर्गत आपको मैं ये बताऊंगा इनकी प्रशासनिक शब्दावली, सॉरी प्रशासनिक नहीं, लोकसभा से संबंधित शब्दावली और विधानसभा से संबंधित शब्दावली, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें, मध्य में लोकसभा सीटें 29 हैं। ठीक, मध्य प्रदेश लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं। ठीक, अब राज्यसभा
सीटों में रिजर्वेशन नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन लोकसभा सीटों में रिजर्वेशन है 6 और 4 का, 4 SC के लिए 6 ST के लिए। तो जो 4 में जो SC के लिए जो इनमें रिजर्वेशन है वो है भिंड, देवास, उज्जैन, भिंड, देवास, उज्जैन, टीकमगढ़। ठीक, SC आरक्षित लोकसभा सीट 4 कौन सी है? भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। ठीक, ST आरक्षित सीटें 6, ST आरक्षित सीटें 6, रतलाम, शहडोल, खरगोन, धार, रतलाम, शहडोल, खरगोन, धार, खंडवा, बैतूल। जी कितनी है? ST आरक्षित लोकसभा सीट कितनी है? 6, रतलाम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, शहडोल, खरगोन, धार, खंडवा, बैतूल, धार, खंडवा, बैतूल। ठीक, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें 230। इन विधानसभा सीटों में 35 SC के लिए आरक्षित हैं और 47 ST के लिए आरक्षित हैं। तो 35 और 47 इन दोनों पॉइंटों को याद रखना है और इन सीटों को आपको याद नहीं रखना है। केवल सीटों को इनको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये 4 में और ये 6 में, ये 6 और ये 4 तो क्या छोटा एक नंबर है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूछे भी जाते हैं, लेकिन वो पूछी नहीं जाते। वो कभी कभार आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जस्ट, तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो मैं बात कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश नहीं, SC आरक्षित विधानसभा सीट है, SC आरक्षित विधानसभा सीटें ये हैं अपनी 35। ST आरक्षित विधानसभा सीटें 47। ST आरक्षित विधानसभा सीटें ये 47। ठीक, अब प्रशासनिक अब ये हो गया हमारी राजनीतिक आधार पर। राजनीतिक आधार पर क्या क्या होती है? लोकसभा होती है जिसकी 29 सीटें, राज्यसभा है जिसकी 11 सीटें, SC में लोकसभा आरक्षित 4 है, भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। ST में आरक्षित लोकसभा सीटें 6, रतलाम, शहडोल, खंडवा, धार, रतलाम, शहडोल, खरगोन, धार, खंडवा, बैतूल। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीट है वो 230 है, SC आरक्षित 35 है और ST आरक्षित 47 है। ये हो गया राजनीतिक परिदृश्य। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं प्रशासनिक परिदृश्य, जिसमें आपको मैं संभाग, जिले, इनकी जानकारी दूंगा। ठीक, मध्य प्रदेश संभाग इस समय कितनी है? मध्य प्रदेश टोटल संभाग है 10। वर्तमान संभाग मध्य प्रदेश 10 हैं। संभाग के बारे में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो केवल आपको यहाँ पे इतना नोट करना है कि संभाग 10 हैं। पूरा डिटेल में आपको यहाँ नोट नहीं करना, ना ही मैं करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपका डबल में समय लगेगा। क्या मतलब है?
कुल जिले 55, 3 नए जिले बने हैं, मऊगंज, पांडुरना और मैयर। ठीक, इसको मैं बात बताता हूँ। 53, 54, 55 के आधार पर बने हैं मऊगंज, पांडुरना और मैयर। 53, 54, 55। ठीक है, तो अपने जिले कितने हैं? 55 जिले हैं। ठीक, तहसील 436, विकासखंड 313। कुल तहसील है 436। कुल तहसील 436, कुल विकासखंड 313। ठीक, तहसील 436 है, विकासखंड 313। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश एक जनजातीय प्रदेश है। क्यों जनजातीय प्रदेश है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की निवास करती है। ठीक, तो इस कारण इसमें जो आदिवासी विकास खंड है वो 89 है। कुल आदिवासी विकासखंड 89 है, नगर निगम 17 है, जिसमें नवीनतम 18वां भिंड दतिया प्रस्तावित है। तो यानी नगर निगम कितनी है? नगर निगम टोटल 17 है, तो जिसमें अभी नवीनतम प्रस्तावित है दतिया। तो प्रस्तावित है छोड़ो, आप तो इतना ध्यान रखोगे, नगर निगम 17 है टोटल। कुल नगर निगम कितनी है? नगर निगम 17 नगर निगम है टोटल। ठीक है, तो कुल नगर निगम 17 है, तो कुल संभाग 10, कुल नगर निगम कुल जिले 55, कुल तहसील 436, विकास खंड 313, आदिवासी विकास खंड 89 और कुल नगर निगम 17 है। भिंड प्रस्तावित है, जो कि बाद में जो बनेगी तब की तब वो उसमें ऐड हो जाएगी। अब उम्मीद है कि आप उसको और ज्यादा याद करने से पहले जो आप इसी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का जो मेरे को आपका जो पढ़ाने का जो मेरा एक आप जो मानिए कि डेमो क्लास है, कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और इस तरीके से अभी ये मैंने आपको सामान्य परिचय के अंतर्गत पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ाए हैं। लेकिन जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो जो टू द पॉइंट जितने भी है ना, ये संभाग है। संभाग में आपको क्या पढ़ाऊंगा कि छत्तीसगढ़ के समय पे कितने संभाग थे, फिर कितने संभाग उधर चले गए, कितने संभाग इधर रह गए, फिर सन 2000 यानी 1 नवंबर 2000 के बाद से कितने संभाग बने, नवीनतम संभाग कौन सा है। ठीक, और जिले के बारे में तो मैंने आपको बताया 53, 54, 55, पांडुरना, मऊगंज, मैयर, नहीं मऊगंज, पांडुरना, मैयर, मऊगंज, पांडुरना और मैयर। ठीक है ना, 53, 54, 55, मऊगंज, पांडुरना, मैयर। ठीक है, जिले के बारे में जो बताऊंगा 400 तहसील है, तो तहसील 436 है। तो 436 जो तहसील है, इन तहसील में सबसे बड़ी तहसील मध्य प्रदेश की कौन सी है, सबसे छोटी तहसील मध्य प्रदेश की कौन सी है। कुल विकास खंड है, उनके बारे में बताऊंगा। आदिवासी विकास खंड है। नगर निगम में कौन सी नगर निगम पहले बनी थी, जबलपुर वगैरह। जो नगर निगम एक दतिया, वो सॉरी नगर पालिका में दतिया, नगर निगम में जबलपुर। तो कई चीजें, कई पॉइंट है जिनको विस्तृत आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सामान्य परिचय था, और आप कल से रेगुलर बने रहें। क्यों? क्योंकि अब कल से इनको मैं विस्तार पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जो नगर निगम सॉरी संभाग है, संभाग के अंतर्गत कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपने संभाग के अंतर्गत हैं। यानी 10 संभाग हैं, इनमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से संभाग में। ठीक, और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरों पे लगती हैं, मध्य प्रदेश के जो अन्य राज्य उन बॉर्डरों से लगती हैं। इसके अंतर्गत कितने संभाग हैं जो बॉर्डर पे लगती हैं। जो नए जिले बने हैं 53, 54, 55, 53, 54, 55 जो नए जिले बने हैं, मऊगंज, पांडुरना, मैयर, ये कौन मऊगंज कौन से उसमें आता है संभाग में, पांडुरना कौन से संभाग में आता है, मैयर कौन से संभाग में आता है, कौन से जिले से अलग होके बने हैं, कितने एरिया में बने हैं, इन सब चीजों को मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा। तो यानी ये मेरा एक वो था कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा।
अभी आपको इस तरीके से लग रहा है, कल आपको विस्तृत लगेगा कि पॉइंट में पॉइंट निकलते चले जाएंगे, आप ये कहेंगे कि हाँ आपकी सुनियोजित तरीके से तैयारी हो रही है। तो यहाँ की कहानी आज की यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने सेशन को बड़े ध्यान से देखा होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिखने में नहीं परेशान हो रहा हूँ तो दोस्तों आपको भी परेशान नहीं होना है। आपको मेरी बात 15-20 दिन तक लग सकती है कि भैया ऐसे बोल रहे हैं, पर ठीक है, लेकिन जब 15-20 दिन के बाद आपके पास एक नोट्स बन जाएगा तब आप उसको पढ़ेंगे। तो जो मैं आपको 10 दिन में पढ़ाऊंगा उस 10 दिन को पढ़ने को आपको रिवीजन करने में मात्र 10 मिनट लगेंगे। आप समझ रहे ना? इस वजह से मैं आपके लिए ये चीज कह रहा हूँ कि आपको लिखना जरूर है, और जो लिखते हैं अपन अपने हाथ से वो अपने दिमाग में काफी समय के लिए सेव हो जाता है। ठीक, तो यहीं की कहानी हमारी आज समाप्त होती है दोस्तों। तो आज से मैं अलविदा कहता हूँ और आप उम्मीद करता हूँ कि आप सही तरीके से पढ़ें। ठीक, एक बढ़िया अपना एक मतलब सेटिंग दें पढ़ाई में, ये नहीं कि अपन पढ़ रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं। जब भी पढ़ने बैठना है 4 घंटे के अलावा आपको एक सिटिंग मारनी है, जिससे क्या होगा उस सिटिंग से अपन को पढ़ने में भी आसानी होगी और हर चीज को और माइंड कंसंट्रेशन के आधार पर अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। आज की विदा हम लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आप अपने अपनों का, माँ बाप का, भाई बहन का सबका ध्यान रखें। ठीक है ना? यही उम्मीद है मेरी आपसे, और सही रास्ते पे अपन को सभी को चलना है, क्योंकि मैं भी आप ही तरह हूँ। ठीक, मैं कोई अलग से ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े विशेष लेवल पर पहुंच चुका हूँ। जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे मैं पढ़ रहा हूँ, और जिन किताबों से जो मैंने तैयारी करी है उसके आधार पर मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ता हूँ, उसी को मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, बस यही है। ठीक है, तो अलविदा कहता हूँ दोस्तों, जय हिंद।